साथियों नमस्कार। साथियों इस समय प्रधानमंत्री मोदी कई देशों की यात्रा पर हैं। अभी इंडोनेशिया गए थे, अभी ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, इससे पहले सेशल्स गए थे। आखिर भारत इन देशों की यात्रा क्यों कर रहा है? एक आंकड़े के अनुसार 2023 से लेकर के अब तक भारत के प्रधानमंत्री टोटल 33 देशों की यात्रा पर जा चुके हैं, जिनमें से 50% से ज्यादा देश ऐसे हैं जो आइलैंड कंट्रीज हैं। कई देशों में तो 2 बार यात्राएं हुई हैं। तो आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है कि आइलैंड कंट्रीज में विजिट कर रहा है? अभी सेशल्स गए थे, जहां पर टोटल पॉपुलेशन केवल 1,35,000 है। वहां पर 3 दिन बिता करके आए हैं। आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी भारत अपना रहा है? आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज पर हम लोग अपना प्रकाश डालेंगे और देखते हैं क्या चीज निकल करके सामने आती है, भारत आखिर कर क्या रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जितना भी थ्योरी समझना चाहते हैं, बैकग्राउंड समझना चाहते हैं, स्टैटिक पोर्शन समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने किताब तैयार करी है इंटरनेशनल रिलेशन की। इसे हमने ही तैयार किया है। आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं। ये अभी केवल इंग्लिश में अवेलेबल है। मैंने इसका एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से मंगा करके सारी चीजों का बैकग्राउंड भी समझ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, इंडोनेशिया में गए थे, उसमें क्या क्या हुआ मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि इससे पहले वो सेशल्स की यात्रा पर थे। सेशल्स में हमने वीडियो में कवर नहीं किया था किसी में भी, इसलिए जल्दी से इसको समझा देता हूं। यहां पर जाकर के भारत ने कहा कि हम आपको 1250 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, 500 मेट्रिक टन चावल आपको दे रहे हैं, साथ ही आपको 6 एम्बुलेंस दे रहे हैं, आपको 5 ऐसी नौकाएं दे रहे हैं जिससे आप पेट्रोलिंग कर सकते हैं, हर तरह का रडार के रूप में वो काम करेगी, साथ ही स्पेस प्रोग्राम में आपका सहयोग करने को तैयार हैं। इसके अलावा हम आपको हर तरह का एजुकेशन में सपोर्ट देने को तैयार हैं, हेल्थ में सपोर्ट देने को तैयार हैं। हमारी एक टुकड़ी आपके यहाँ रहेगी जो मदद करेगी इन सब चीज़ों के लिए। ये सारी चीज़ें हमने कर ली उनसे। उसके अलावा भारत ने कहा कि चलिए यूपीआई को भी यहाँ पर लागू करवा देते हैं, क्या आप तैयार हैं? सेशल्स ने कहा हाँ हम यूपीआई पेमेंट यहाँ पर लागू करवाना चाहते हैं। भारत का यूपीआई भी लागू हो चुका है। इसके अलावा भारत और सेशल्स के बीच लोकल करेंसी ट्रेड भी आगे बढ़ने की दिशा में है। ये पूरी बात है। मेनली देखा जाए तो सेशल्स को हमने, ये बाकी चीजें तो चावल और ये सब तो चलो छोटी चीज है, लेकिन हमने उसको सुरक्षा का एक वादा किया है कि आप टेंशन मत लो, आपका भाई भारत बैठा हुआ है, हम दोनों मिल करके एक दूसरे की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी साइन करी है कि हमारा कोई आदमी पकड़ा जाए तो आप उसे हमारे हवाले कर देना, हम आपके हवाले कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, सेशल्स के साथ ये बातें हुई हैं। अब इंडोनेशिया के पास गए। इंडोनेशिया में जाकर के इंडोनेशिया के अलग अलग एग्रीमेंट्स किए, सारी चीज़ें उसमें मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? पहला तो ये कि इंडोनेशिया को हम ब्रह्मोस देंगे, ब्रह्मोस। उसके अलावा इंडोनेशिया के साथ हमने एग्रीमेंट किया है कि आने वाले समय में इंडोनेशिया का जो एक आइलैंड है उसके विकास में हम उसकी सहायता करेंगे। इस आइलैंड पर मैं नज़र डालूं तो सबांग आइलैंड है, ये छोटा सा पोर्शन है, पर पहले आप ये देख लीजिए है कहाँ पर। देखो ये भारत है, भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ये रहे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर निकोबार है, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जहाँ पर बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के बेस तैयार किए जा रहे हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट तैयार किया जा रहा है कि कोई बड़ा जहाज कहीं से सामान लेकर के आ रहा है तो यहाँ रुक करके वो अपना सामान उतार सकता है और बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। हम बड़े स्तर पर इसे डेवलप कर रहे हैं। भारत में इसका विरोध किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा, विशेष तौर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी के द्वारा। क्यों किया जा रहा है उस पर मैं नहीं आ रहा, बट विरोध किया जा रहा है। भारत इसे डेवलप कर रहा है। अब ध्यान से एक चीज और सुनना, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ये रहा। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं तो देखिए, अभी आपके समझ में पूरी कहानी आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। ये सबांग है जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, जिसे हम और इंडोनेशिया मिलकर के डेवलप कर रहे हैं। ये वो है जिसे भारत डेवलप कर रहा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 160 किलोमीटर मान लीजिए है। अब और आगे बढ़िए, ठीक है, आप समझ गए ना लोकेशन। अब मैं इसको जूम करने वाला हूं। देखिए, सबांग को जूम कर रहा हूं,
ध्यान से देखना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो जोन है ना पूरा, इसको हम अच्छे से डेवलप करेंगे इंडोनेशिया के साथ मिलके कि यहां पर बड़े से बड़ा पानी का जहाज आकर के उतर सके। ठीक है, यहां पर ये देखिए पानी का जहाज गिरा, अभी एक इनका पोर्ट बना हुआ है, हम और पोर्ट्स डेवलप करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं अगर, तो आपको एक चीज और दिखेगी। यहां पर देखिए, जूम आउट कर दूं तो ये देखिए, ये रही हवाई पट्टी। एयरफोर्स भी उतर सकती है, बड़े से बड़ा प्लेन उतर सकता है। ठीक है, हर तरह से इसको ऐसा डेवलप किया जाएगा जैसा कि हम ग्रेट निकोबार करेंगे अपना। ठीक है, फिर मैं जूम आउट कर रहा हूं, ये रहा। अब आप कहेंगे ठीक है कर दिया, तो क्यों कर रहे हो, इससे क्या हमें फायदा मिलने वाला है? तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। देखिए, ये रहा अंडमान निकोबार जो तैयार हो रहा है, ये रहा सबांग, और ध्यान से सुनिएगा, चाइना का 80% माल जो आता और जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो इसी रास्ते से जाता है, इस रास्ते से ऐसे जाता है, ऐसे आगे बढ़ जाता है। अब आप समझ गए? अगर इधर से इंडोनेशिया, इधर से हम अपनी अपनी पकड़ बना लेते हैं, तो चाइना का वही हाल हो जाएगा जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हो रखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो फिर भी बहुत कम है, उसे बंद कर दोगे आप, कहीं और से तेल ले लोगे, लेकिन इस रास्ते को बंद कर दोगे तो चाइना के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी कि कहां से अपना माल भेजें। अब आप एक बात कहेंगे कि साहब कुछ दिन पहले तो आप बता रहे थे कि भारत, चाइना, रशिया मिलकर के काम कर रहे हैं, ये लोग मिले हुए हैं और मिलकर के अमेरिका की डोमिनेंस को कम करने में लगे हुए हैं, फिर आप यहां पर बोल रहे हो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। जी हाँ, पहली बात तो विदेश नीति में कोई भी स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता। ये बात सही है कि अभी शॉर्ट टर्म गोल के लिए, अगले 4-5 साल के शॉर्ट टर्म गोल के लिए भारत, चाइना, रशिया मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद की क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? जब यूएसए अपने गोल्स अचीव कर लेगा, रशिया अपने गोल अचीव कर लेगा, भारत, चाइना अपने अपने गोल अचीव कर लेंगे, उसके बाद तो सब न्यूट्रल स्थिति हो जाएगी। फिर चाइना कोशिश करेगा कि हमको दबाए, तो हम उसे वो मौका क्यों दें? तो सोचिए, भारत इस समय आज के 15 साल बाद, 20 साल बाद की स्थिति को सोच करके चल रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। क्यों हो रहा है अब आप समझ रहे हैं। आगे आइए, देखिए, अब आप एक छोटी सी चीज और पूछेंगे कि साहब एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि, एक सेकंड, ये हमारा बोर्ड, हाँ, अभी आपने कहा कि भारत सेशल्स में जाकर के भी समझौता करके आया है, तो यहां पर तो ऐसा कोई रास्ता है नहीं जो चाइना को काउंटर कर सके। नहीं, भारत चाइना के साथ साथ यूएस को भी काउंटर कर रहा है। कैसे? मैंने पहले बताया है, अब उसको फिर दोहरा रहा हूं। यूएस ने पूरी दुनिया में अपनी पकड़ कैसे बनाई? दुनिया के छोटे छोटे देशों में अपने बेसेस बनवा दिए, अपनी आर्मी को रुका दिया, नेवी को रुकवा दिया, और दुनिया भर में उसकी फौज फैली हुई थी। यूएस को दुनिया में कहीं भी कोई ऑपरेशन चलाना है तो उसे 10 मिनट चाहिए बस। ये थोड़ी है कि हर चीज उसके यूएस से चालू होगी तब कहीं पहुंचेगी। मान लो यूएस को ईरान पर कोई कार्रवाई करनी थी, कोई एयर अटैक करना था मान लीजिए, तो ऐसा थोड़ी यहां से जहाज उड़ेगा और फिर यहां जाकर के अटैक करेगा ना। उसके पास व्यवस्था यहाँ आसपास भी है, डीगो गार्सिया में, यहां से कह देगा कि उड़ जाओ, कर आओ। बॉम्बर्स, B-2 बॉम्बर्स ने जो हमला किया था पिछले साल, वो यहीं से तो उड़े थे। तो अमेरिका ने इस तरह से सभी देशों में अपना जाल बिछाया हुआ था। अब अमेरिका का डॉलर हो रहा है कमजोर धीरे धीरे। डॉलर कमजोर होने के साथ साथ अमेरिका के पास अब उतनी कैपेसिटी नहीं है कि पूरी दुनिया में उस डोमिनेंस को बनाए रख सके। धीरे धीरे अब अमेरिका का वो डोमिनेंस कम होता जाएगा और धीरे धीरे वो अपनी पकड़ कमजोर करता जाएगा, जो आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल में आपको दिख जाएगी। तो जब देशों से यूएस भग रहा होगा, निकल रहा होगा, तो चाइना बुरी नजर बना करके बैठा होगा कि यहां पर अब मैं पहुंच जाऊं और इनको सिक्योरिटी का वादा करके इनके यहां पर बेस बना लूं। यूएस की भी स्ट्रेटेजी वही है कि हम यहां पर हैं, अपना बेस बना रहे हैं, टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें यहां से ऑपरेट करने दो। चाइना का भी यही है कि ये ऐसा एक काम करो, हम तुम्हारे इस पूरे पोर्ट को डेवलप कर देंगे और हम तुम्हें लोन दे रहे हैं इसके लिए। चाइना पैसा भी अपना देता था, मजदूर भी अपने भेज देता था, जिससे उन्हीं के मजदूरों को वो पैसा मिल करके पैसा वापस चाइना के पास पहुंच जाए। नहीं समझे आप? ध्यान से सुनना, मैं
थोड़ा ये वीडियो आज लंबा होगा, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट था, चाइना ने उसे कैसे कब्जे में लिया। चाइना ने कहा कि देखो भाई श्रीलंका में तुम्हारा एक पोर्ट डेवलप करना चाहते हैं, बताइए, हम आपको लोन देना चाहते हैं, बिल्कुल सस्ता लोन। श्रीलंका ने कहा अरे बहुत बढ़िया, दे दो दे दो। चाइना ने कहा ये लो लोन, दे दिया। अब चाइना ने कहा तुम्हारे यहाँ पोर्ट तो बनाना है, लेकिन तुम्हारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम्हारे इंजीनियर्स नहीं है, तुम्हारे यहाँ अच्छे जो है कारीगर नहीं है, तुम कैसे बना पाओगे। एक काम करता हूं, मैं तुम्हें अपने कारीगर, इंजीनियर और सारी स्पेशलिटी और टेक्निकल जितनी भी स्पेसिफिकेशन है सब देता हूं। श्रीलंका ने कहा हाँ ठीक है दे दो। अब चाइना ने अपने मजदूर वगैरह सब भेज दिए कि जाओ वहां पर काम करो। अब मैं हूं श्रीलंका, मेरे को चाइना ने पैसा भी दे दिया लोन, और कुछ मजदूर भी दे दिए जो चाइना के ये काम कर रहे हैं मेरे यहाँ। मजदूरों ने जब काम कर लिया तो पैसा मांगेंगे वो, तो यही पैसा उठा करके मैं उन मजदूरों को दे दूंगा, और वो मजदूर उसे कहां लेकर चले जाएंगे, चाइना। तो एक तरह से देखा जाए तो श्रीलंका में तो कुछ रुका ही नहीं, सब गया। अगर श्रीलंका अपने मजदूरों से काम कराता तो चाइना की करेंसी किसी की भी है वो तो घूम फिर के डॉलर में हो जाती है, चाइना से पैसा आता और वो श्रीलंका में रुकता, श्रीलंका के मजदूरों को पैसा मिलता, इंजीनियर्स को मिलता, वहां के लोकल वेंडर्स को मिलता, तो श्रीलंका की इकोनॉमी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आता पैसे वाइज। वो तो आया ही नहीं। ये तो ये हो गया कि कर्जा भी चढ़ गया और रुका भी कुछ नहीं, बस देखने को कुछ ये पोर्ट वोट बना के छोड़ गया, उसका क्या करूंगा मैं। और फिर धीरे से हुआ ये था कि श्रीलंका की इकोनॉमी दो चीजों पर टिकी हुई थी, टूरिज्म और टी। भ्रष्ट यहाँ का राष्ट्रपति था, चाइना से मिल गया था, तो चाइना ने कहा कि देखो भाई राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे काम करते हैं, तुम हम जो चाय का उत्पादन करते हो ये तुम फर्टिलाइजर से करते हो, केमिकल फर्टिलाइजर से, ये तुम ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाओगे, अपनी खेती को ऑर्गेनिक कर दो, लंबे समय तक चलेगी। अब पैसे खिला के मनवाया, कैसे मनवाया पता नहीं, श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे को राजी कर लिया। उसने रातों रात ऐलान कर दिया कि आज से हमारे देश में खेती सिर्फ ऑर्गेनिक होगी। ऑर्गेनिक खेती अच्छी तो होती है लेकिन पैदावार उतनी नहीं होती, धीरे 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 उसका फल देखने को मिलता है। तो जो पैदावार पहले हो रही थी अब वो बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो जो टी चाय से जो उसका पैसा आता था वो एकदम ठप्प पड़ गया। और दूसरा उसके साथ जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था पैसा देने का, वो टूरिज्म था। इतने में कोरोना आ गया था, कोरोना से टूरिज्म ठप्प पड़ गया, तो टूरिज्म और चाय दोनों ही उसके ठप्प पड़ गए, पूरी इकोनॉमी ठप्प पड़ गई, चाइना का कर्ज रखा हुआ है, और देखा जाए कि पूरी तरह से श्रीलंका के लोग बिल्कुल सड़कों पर आ गए। इसीलिए तख्ता पलट हो गया था वहां पर 2022 में। यह पॉलिसी चाइना केवल श्रीलंका में नहीं, दुनिया के हर देश में अपनाता है। हर देश इस बात से भी परेशान है जो चाइना के ट्रैप में फंसा है। कुछ लोग फिर भी ट्रैप में फंसने को तैयार है क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है। उन पर ना पैसा है, ना डेवलपमेंट है, ना कुछ है, तो वो सोचते हैं चलो कैसे भी सही डेवलपमेंट तो होगा, कुछ तो खर्चा पानी आएगा। भारत इसका उलट करता है। भारत सेशल्स जाता है, भारत मॉरिशस जाता है, भारत इंडोनेशिया जाता है, भारत फिलीपींस जाता है। हर जगह भारत ये नहीं कहता कि हम आएंगे सब कुछ कर देंगे, टेंशन मत लेना। भारत कहता है हम भी और आप भी मिलकर के यहाँ कुछ करते हैं, देखते हैं कुछ ऐसा हो कि हम दोनों के बेहतरी के लिए हो और दोनों मिलकर के एक दूसरे की सिक्योरिटी करेंगे। एक बात बताइए, जब मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री आपके पास आए और आपसे कहे कि अरे हम और आप मिलकर के कुछ करते हैं, आइए आप और हम, आपकी बात मैं सुनूंगा, मेरी बात आप सुनना, आइए कुछ करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं देश के लिए, तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार प्रधानमंत्री मुझे अपने इतना सम्मान दे रहा है, चलो मैं इनके साथ हूँ। चाइना और यूएसए क्या करते हैं, बॉसगिरी दिखाते हैं, हम बॉस हैं तुम छोटे छोटे बन के रहो। यूएसए की तो ये पॉलिसी भी थी। लेकिन भारत क्या करता है, कह रहे क्या हुआ हमारा साइज बड़ा है, तुम छोटे हो तो क्या हुआ, हम और आप बराबर के, आइए। सेशल्स में 3 दिन रुके, 1.5 लाख पॉपुलेशन नहीं है, तो सेशल्स को भी लगा होगा यार कि हमको तवज्जो दी जा रही है और कोई कब्जा करने नहीं आ रहा है। इस तरह से भारत अलग अलग आइलैंड कंट्रीज के साथ डील्स कर रहा है जिससे कि उनको मजबूती प्रदान कर सके, उनको ये फील करा सके कि तुम सेफ हो, कोई टेंशन नहीं है। और यूएसए जो पीछे अब हट रहा है, धीरे धीरे उसे हटना ही पड़ेगा। चाइना जो ताक लगाए बैठा है, इन दोनों को काउंटर करते हुए भारत पहले ही उनसे संबंध बना ले रहा है। और इसीलिए जब सेशल्स की बात हो रही थी, मैं आपसे कह रहा था सेशल्स के साथ जो 2 बड़ी चीजें हैं, सेशल्स में जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, सड़कें बनानी है, अस्पताल बनाना है, कॉलेज बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, ये पैसा चाइना इन्वेस्ट करता है, चाइना लगाता है पैसा। और सेशल्स को जो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी देने की बात जो कर रहा था अभी तक, या थोड़ा बहुत जो बेसिस वहां बने हुए थे, या जो फौज अभी तक रुकी हुई थी, वो थी यूएस की। यूएस सिक्योरिटी देने आता था। भारत ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट अभी उतना नहीं दे पाएंगे, पर हाँ सिक्योरिटी की वादा करते हैं, तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। हमारी एक परियोजना चल रही है भारत की, सागर परियोजना है, 2015 में स्टार्ट करी थी सागर, जिसका नाम
अब कर दिया है महासागर। महासागर ये 2025 में किया है। महासागर का मतलब हिंद महासागर में जितने भी कंट्रीज आते हैं उन सभी के साथ भारत मिलकर के ऐसा रिश्ता बनाएगा कि सबको फायदा हो, सबको सिक्योरिटी मिले, भारत को भी फायदा हो, सिक्योरिटी मिले और सब मिलकर के एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना सके। तो ये एक सब देशों के साथ संबंध बेहतर बनाने की परियोजना है, उसी के तहत भारत आगे बढ़ रहा है। अब आप समझे। तो सेशेल्स के साथ भारत ने जो मुख्यतः जो डील्स करी हैं वो सिक्योरिटी को लेकर के हैं और डिजिटल पेमेंट को, यूपीआई को लेकर के और लोकल करेंसी को लेकर के हैं। यही चीज जाकर के इंडोनेशिया में करी। हम तुमको ब्रह्मोस दे रहे हैं, हम तुमको अस्त्र मिसाइल दे रहे हैं, एयर टू एयर मारक क्षमता वाली, हम तुम्हारे साथ मिलकर यहाँ डेवलपमेंट करने को तैयार हैं। और कल्चरली इंडोनेशिया भारत जुड़े हुए हैं। वो बेशक दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है इंडोनेशिया, लेकिन वो आज भी अपने कल्चर को भारत के हिसाब से फॉलो करते हैं, यानी कि सनातन को अपना कल्चर मानते हैं। वहां पर अभी पूर्व राष्ट्रपति थी, उनका नाम शायद, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी जो बहन है उनका नाम सुकमावती है, वो इस्लाम से हिंदुइज्म में वापस आ गई हैं और वहाँ कट्टरता नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। वहाँ रामायण होती है, वहाँ रामायण के प्लेज होते हैं, वहाँ रामायण के पात्रों के नाम पर नाम रखे जाते हैं, तो बहुत कॉमन बात है। और इतना ही नहीं, अभी 1998 की बात है, वहाँ करेंसी भी छपी थी जिसमें करेंसी में भगवान गणेश का बाकायदा फोटो था, जो कि ज्ञान के, बुद्धि के, इन सब के दाता माने गए वहां पर। तो इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, वहां के नोट पर गणेश जी दिख सकते हैं, लेकिन भारत में नहीं दिख सकते। जिस दिन भारत में ये कर दिया गया, आदि लोग बिल्कुल आंदोलन पर उतर आएंगे, क्या सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। अब इंडोनेशिया में अभी तक क्या था कि चाइना भी अपना इंटरफेरेंस उसी तरह से दिखा रहा था जैसे सेशल्स में था, कि साहब चाइना यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर देगा, चाइना इनको फाइटर जेट दे देगा, चाइना इनको फिर धमकाएगा भी, क्या साहब ये सब करने की जरूरत नहीं, ये पूरा समुद्र हमारा है, ये पूरा ये 9 डैश लाइन वाला ये पूरा क्षेत्र हमारा है। तो चाइना की आदत रही है कि ये पूरे समुद्र पर कब्जा करने के चलते फिलीपींस को धमकाना, ताइवान को तो धमकाता ही रहता है, वियतनाम को धमकाना, थाईलैंड को धमकाना, है ना, इधर इंडोनेशिया को धमका करके अपने साथ बना करके रखना। हमने इन सबको विकल्प दिया। भारत ने फिलीपींस के साथ भी ब्रह्मोस की डील की हुई है, वियतनाम के साथ भी ब्रह्मोस की डील की हुई है, अब इंडोनेशिया के साथ कर डाली है। इन सबको ये एहसास करा रहा है भारत कि आप टेंशन मत लो, हम बैठे, हम तुम्हें हथियार देंगे, अपनी सिक्योरिटी आप अपने हिसाब से करो, किसी के अंडर में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ी तो हम खड़े हैं आपके साथ, पर हम ये गारंटी नहीं दे रहे कि हम तुम्हारे सिक्योरिटी एजेंट हैं कि कल को तुम्हें कुछ हो गया तो हम सामने आ जाएंगे। ये यूएस और चाइना वाली पॉलिसी हमारी नहीं है। इस पद्धति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और चीज देखिए आप, एक खतरा और बना रहता है कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके इस समय ईरान ने पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको प्रभावित किया हुआ है, और यूएसए भी जाहिर सी बात है इसमें इन्वॉल्व है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे कई सारे पॉइंट्स हैं दुनिया में जिनको ब्लॉक करने से दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है, जिसमें से एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो मैं बता रहा था कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर के डेवलप कर रहे हैं, तो कल को चाइना को काउंटर कर सकते हैं। वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये है, ऐसे तमाम है, ठीक है। तो कल को ऐसा ना हो कि कोई एक क्षेत्र ब्लॉक हो जाए, है ना, या कोई एक रास्ता ब्लॉक हो जाए। ये जो आप डार्क ब्लू लाइन से देख रहे हो, बोल्ड जो लाइन है, ये वो समुद्री मार्ग है जिसका अक्सर प्रयोग किया जाता है सामान भेजने के लिए। और ये डेड डैश देख रहे हो, ये सेकंड विकल्प है, जब ये पूरी तरह से ठप्प पड़ जाए तब दूसरे विकल्प से भी जाया जा सकता है। तो भारत जिन देशों के साथ समझौते कर रहा है वो दूसरे विकल्प के आसपास के भी हैं और मेन विकल्प के आसपास के भी हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि कल को कोई वॉर छिड़ता है और कोई रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो हमारे पास बाकी रास्तों के भी जरिए हों। आज ईरान और यूएसए के वॉर के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा माल उतना नहीं आ पा रहा जितना पहले आ रहा था, लेकिन हमारे संबंध यूएई से बहुत अच्छे हैं, ओमान से बहुत अच्छे हैं, सऊदी से बहुत अच्छे हैं, ईरान से भी ठीक ठाक हैं। तो हम संबंधों के बेसिस पर ही मंगा पा रहे हैं जितनी चीज हम मंगा पा रहे हैं इतने संकट में भी। तो ये हम जो अपने रिलेशंस बनाए हुए हैं देशों के साथ, उन्हीं का तो फायदा हमें मिल रहा है कि सब रास्ता बंद होने के बाद भी जितना हो सके मंगा पा रहे हैं। तो कल को ये चीज किसी और जगह पे ना हो जाए, या अगर हो भी जाए तो हमें रिश्तों के एवज में चीजें भी मिलती रहें और हमें एक मार्ग भी मिल जाए सेपरेट, तो बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। तो भारत ये भी देख रहा है। तो घटते यूएस की इन्फ्लुएंस का फायदा उठा रहा है, बढ़ते चाइना के प्रभाव को रोकने का प्रयास कर रहा है,
अपने लिए वैकल्पिक मार्ग और वैकल्पिक दोस्त तलाश रहा है। और सबसे बड़ी बात, करेंसी। हर देश में जाकर के भारत प्रयास कर रहा है कि लोकल करेंसी एग्रीमेंट हो जाए, यूपीआई चालू हो जाए। जितना ज्यादा लोकल करेंसी में एग्रीमेंट होगा या जितने ज्यादा देश लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, उतना ही डॉलर का चलन कम होगा, और जितना डॉलर का चलन कम होगा उतना ही अमेरिका का इकोनॉमी कमजोर होगा, अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होगा। ठीक है, पहले मैं आपको यह बता ही चुका हूं कि अमेरिका ने किस तरह से इन देशों को अपने झांसे में फंसा रखा था कि कल को तुम्हारे साथ कुछ भी होगा, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, बट तुम्हें यह शर्त माननी होगी कि अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचना और किसी में नहीं। इसी को पेट्रो डॉलर कहा गया। अब भारत बड़े स्तर पर यहां से तेल मंगाता था, ठीक है, फिर भारत ने रूस से मंगाना स्टार्ट कर दिया, अभी सबसे ज्यादा रूस से मंगा रहा है। तो एक बात बताइए, अब भारत सोच रहा है कि तेल मंगाने की नौबत ही ना आए, इथेनॉल से ही काम चला लें। इथेनॉल पर भारत काम कर रहा है, ब्राजील 100 साल पहले काम कर चुका है, वहां इथेनॉल अच्छे से चल रहा है। भारत ने इथेनॉल पर काम करना स्टार्ट किया, तुरंत विद्रोह स्टार्ट हो गया, और इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, और इथेनॉल से ये हो रहा है। मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन आप खुद बताइए कि इथेनॉल से अगर गाड़ियां खराब हो रही होती तो एक आम बात बन जाती, आपके मोहल्ले में 4 गाड़ी डेली खराब हो रही होती, एक आध दो किसी की गाड़ी खराब हो भी गई हो तो क्या गारंटी है इथेनॉल से ही हुई है, किसी और वजह से भी हो सकती है। सरकार की गलती यह है कि सरकार एकदम से इतना बड़ा ट्रायल कर रही थी और किसी को पता तक नहीं चला। हम पेट्रोल डलवाने जाते थे, हमें लगता था नॉर्मल पेट्रोल है, पता चला वो तो E20 वाला ही था, वैकल्पिक है ही नहीं, आप नॉर्मल डलवा ही नहीं सकते। ये सरकार की गलती है। बट तुक्का कह लो, इत्तेफाक कह लो, किस्मत कह लो कि कोई इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ पाया। कहने को कोई कहता रहे, कोई यूट्यूबर कहे अरे मेरी गाड़ी खराब हो गई देखो, फिर जब उसकी गाड़ी की जांच करने को बोलो तो कहता नहीं करने दूंगा, फिर जब लगा कि नहीं तुम पे केस हो जाएगा, फिर जांच करवाता तो पता चलता है जो पेट्रोल भरवाया था उसी में पानी मिला हुआ था। तो जबरदस्ती का एक नैरेटिव बनाना, ठीक है, सरकार तरीके गलत अपना रही है, जल्दबाजी कर रही है, जो भी है वो एक नेगेटिव पॉइंट है, उनकी चर्चा अलग करेंगे पॉलिसी पे। बट इथेनॉल होना चाहिए, इस पर तो हम सब मानते हैं। और कल को अगर हम इथेनॉल बेस्ड गाड़ियां चलाने लग गए, E85 या E100 पे भी अगर आ गए, तो सोचो बाहर से जो तेल मंगा रहे थे वो कितना कम हो जाएगा। तो हम पहले $100 देते थे, तेल मंगाते थे, तो डॉलर तभी तो दोगे जब डॉलर आप पे होगा, तो आपको डॉलर खरीदने पड़ते थे, तो डॉलर की डिमांड बनी रहती थी, हर देश डॉलर खरीदता था, हमको भी खरीदने पड़ते थे। अब जब हमें तेल लेना ही नहीं है डॉलर में, या तेल ही नहीं लेना है, तो डॉलर उतने क्यों लें? जब डॉलर चाहिए ही नहीं तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन और आगे बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ इथेनॉल का आगे बढ़ना अमेरिका के लिए मुसीबत है, इन देशों के लिए नहीं है। ये तो अपना वैकल्पिक विकास तलाश चुके हैं या इकोनॉमी के साधन तलाश चुके हैं, अमेरिका को दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए भी अमेरिका ये सब जो है फड़फड़ाहट दिखा रहा है अपनी। अच्छा, एक चीज और बताऊं, देखो मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, बट ध्यान से सुनना। E20 वाला जो प्रयोग है वो भारत को करते करते लॉन्च करना चाहिए था 2030 तक, कायदे से करना चाहिए था। भारत सरकार ने जल्दबाजी मचा के 2025 तक ही अपनी डिमांड्स पूरी कर ली कि भाई हम E20 ला चुके हैं। भारत ने इतनी जल्दी क्यों मचा दी? क्योंकि भारत जानता है कि 2030 तक डी डॉलराइजेशन अगर आपको ढंग से करवा देना है, तगड़े तरीके से खेल कर देना है, तो फिर जितनी जल्दी हो सके इथेनॉल लेकर के आ जाओ। कोशिश करो 2030 तक E85 चलने लग जाए, तो मजा आ जाएगा, ढंग से डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। और अगर आप 2030 तक अपनी पॉलिसी को लटकाए रखे तो वो जो आग में तेल डालने वाली बात थी वो नहीं हो पाएगा। तो जो डी डॉलराइजेशन पूरी दुनिया में चल रहा है उसमें हमने धक्का मारने के लिए ये काम कर डाला। ठीक है, सफल हो गया बाय द वे, बट अगर आप उसे अपने लिहाज से देखें तो ये मैं तो सरकार की इसमें बुराई ही करूंगा कि नागरिक के तौर पर ठीक नहीं था, ग्लोबल पॉलिसी के हिसाब से ठीक था। तो ये एक समस्या अमेरिका के साथ है, ये मैं बता चुका हूं। अब ध्यान से एक लाइन जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। ये कंट्रीज बहुत जल्दी बोलने वाले हैं कि हमें अमेरिका की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम जिस करेंसी में चाहें उसमें तेल बेचेंगे। भारत भी इनसे तेल लेना कम करने वाला है, इसका मतलब डॉलर की डिमांड कम होने वाली है। इसके अलावा भारत जो अमेरिका ने ईरान पर युद्ध थोपा है वो इसलिए थोपा है ताकि ईरान के रास्ते जो तेल जा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो तेल कम जाने लगे, दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाए, फिर मजबूरी में हमारा तेल खरीदना पड़े और डॉलर का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, डॉलर को कैसे ही बचाने का प्रयास कर रहा है अमेरिका। जापान ने जो भारत के साथ अभी समझौता किया है, बढ़िया से संबंध बना लिए हैं कि हाँ भाई लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि जापान ने सबसे ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड खरीद रखे हैं यूएसए के, $1.61 ट्रिलियन के। जापान भी जान रहा है कि जो कागज के टुकड़े हम रख करके बैठे हुए हैं, कल को इन्हें दे करके डॉलर मांगने जाएंगे तो डॉलर का करेंगे क्या? तो जापान जिस हिसाब से भारत के साथ संबंध तेजी से आगे बढ़ा रहा है, ये भी संकेत है कि डी डॉलराइजेशन चल रहा है। और भारत में
आप जान ही रहे हो कि भारत किस तरह से जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ धीरे धीरे यूपीआई और लोकल करेंसी का डील कर रहा है, वो भी इस ओर इंगित कर रहा है। तो ये 4-5 मैंने एग्जांपल बताए जो ये बता रहे हैं कि डीडॉलराइजेशन चल रहा है। अगर आपको अच्छे से पुश करना है तो जितनी जल्दी हो सके इथेनॉल पे आ जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और आपको मैं बता देता हूं, मैं ये बात शुरुआत में बताना चाह रहा था पर मैंने कहा चलो भाई अब बताते हैं। एक यूएसए के नेवी ऑफिसर थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, और इनका नाम है एल्फ्रेड थायर महान। इनका कहना यह था कि दुनिया में वही देश मजबूती के साथ पकड़ बना सकते हैं जिनका आइलैंड कंट्रीज के साथ अच्छा संबंध होगा, समुद्री रास्तों पर पकड़ होगी और समुद्र के किनारे वाले जो देश हैं उनके साथ पकड़ होगी, वही दुनिया पर पकड़ बना सकते हैं। ये बात 1890 में कही गई है। ऐसे ही एक थ्योरी आई थी, रिमलैंड थ्योरी, ये दी थी निकोलस स्पाइकमैन ने। ये थ्योरी चलती थी कि दुनिया में यूएसए का पकड़ होनी चाहिए कि यूएसएसआर की होनी चाहिए। तो एक हार्टलैंड थ्योरी आई थी, उसमें ये कहा गया था कि लाल वाला क्षेत्र है जिसकी पकड़ इस क्षेत्र पर रहेगी वो दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज, मिनरल, क्रूड ऑयल, गैस वैस के भंडार यहीं पर हैं। लेकिन फिर स्पाइकमैन आए, उनका कहना था ना, उनकी पकड़ मजबूत बनेगी जो इन देशों पर पकड़ बना के रखेंगे, यानी कि ऐसे देश जिनकी बाउंड्री समुद्र को छूती हो। तो समुद्र हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और आने वाले समय में समुद्री मार्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए भारत इन सब देशों के साथ अपनी संबंधों को अच्छा करता जा रहा है। समझ रहे हो आप? एक और चीज देखिए, अमेरिका ने पूरी दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है और उस हिसाब से अपने यहां पर कमांड्स बनाई हुई हैं। तो देखो, तुम सब लोग पैसिफिक ओशियन पर ध्यान देना, पैसिफिक कमांड, तुम वहां पर ध्यान देना, वहां की कमांड, ऐसे करके बनाई हुई है। अभी तक अमेरिका इस पैसिफिक ओशियन को कहता था इंडो पैसिफिक कमांड, अपनी कमांड का नाम था इंडो पैसिफिक कमांड। अभी जून की ही बात है, ट्रंप ने अपने यहां पर बदलाव करवा दिया और इंडो पैसिफिक कमांड की जगह अब इसे कर दिया सिर्फ पैसिफिक कमांड, यूएस पैसिफिक कमांड। पहले था यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। तो अमेरिका का इंडो शब्द हटा देना भी ये बता रहा है कि अमेरिका अपना एग्रेशन दिखा रहा है कि देखो हमारी पकड़ है उस क्षेत्र में, कोई और मत आ जाना। अब ये है कि डूबता आदमी चिल्लाता है, चिल्ला रहा है बेचारा, क्या कर सकते हैं। तो अमेरिका ये जान रहा है कि उसकी पकड़ अब छूट रही है, इसलिए ये सब उसके इशारे हैं और हम धीरे धीरे अपने संबंध बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही एक चीज और बता देता हूं, चलो इंडोनेशिया की बात चली रही है। इंडोनेशिया में एक मंदिर है ब्रह्मानंद मंदिर, ये 9वीं शताब्दी का है, 9th सेंचुरी का है, बहुत पुराना मंदिर है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मंदिर है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है और दुनिया के बड़े मंदिरों में गिना जाता है। इसका रिस्टोरेशन किया जा रहा है, यानी कि इसको ठीक करके दोबारा से इसको जो है सुचारू रूप से उसी तरह से चलाया जाए जैसे पहले चलता था। इसमें भारत इंडोनेशिया के साथ खड़ा हुआ है और इंडोनेशिया इसे खुद ही करवा रहा है। यही कारण है कि आपको ये सारी तस्वीरें देखने को मिल रही थी। ये जो तस्वीरें हैं, मोदी जी गए हुए थे, हाथ मिला रहे थे कि अब इस मंदिर का भी रिस्टोरेशन होगा। तो भारत केवल करेंसी पर ध्यान नहीं दे रहा, केवल सी रूट पर ध्यान नहीं दे रहा, कल्चर पर भी ध्यान दे रहा है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, याद करिए कि भारत कहीं जाता है तो कई जगह पर योग को आगे करता है, कहीं आयुर्वेद को आगे करता है, कहीं पर लगता है कि हिंदुओं की जड़ें हैं यहाँ पे तो वहाँ हिंदुइज्म से संबंधित चीजों को आगे करता है, कहीं लगता है कि अब ये देश सेकुलर होने जा रहा है तो वहाँ नई मंदिर बने ऐसा प्रयास करता है, यूएई, सऊदी। कहीं भारत को लगता है कि हम यहाँ पर अपने बॉलीवुड के पिक्चरों के माध्यम से, अपने पुराने ग्रंथों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, एंथम के माध्यम से हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से भारत करता है। तो भारत केवल ऐसा नहीं कि अंधाधुंध पैसे के पीछे भाग रहा है या दुनिया में पकड़ के पीछे भाग रहा है, भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाने के प्रयास में कर रहा है, लगा हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे हो ये सारी चीजें आपको पता चल रही हैं। देखिए, ठीक है, 5 फाइटर जेट्स ने दी सलामी। जब मोदी जी जा रहे थे तो 5 फाइटर जेट्स इनके साथ साथ चल रहे थे पैरेलल। ठीक है, मोदी जी को वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको अब तक 30 से ज्यादा देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं और इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, इतने किसी को नहीं मिले, बट फिर भी इनका विरोध होता है। इंडिया टू आर्म इंडोनेशिया विद अस्त्र ब्रह्मोस मिसाइल इन $600 मिलियन डील, तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये सारी चीजें हैं। खनिज और स्टील सप्लाई चेन पर सहयोग होगा, समुद्री सुरक्षा और तटरक्षक सहयोग होगा, रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने वाले समझौते होंगे, ब्रह्मोस मिसाइल होगा, अस्त्र होगा, सेल और
क्राकाताऊ स्टील का संयुक्त स्टील प्लांट बनेगा। इसरो और ब्राइन के बीच अंतरिक्ष सहयोग होगा। ब्रह्मानंद मंदिर का संरक्षण होगा। कृषि सहयोग होगा। मेडिकल उत्पादन नियमन होगा। आपदा प्रबंधन होगा। टेलीकॉम और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम होगा। रिसर्च और इनोवेशन पर होगा। स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग होगा। IFC और IUR इंडियन ओशन रीजन में इंडोनेशियाई अधिकारियों की तैनाती होगी। 100 टन उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज की आपूर्ति होगी। टैगोर देवांतरा सांस्कृतिक वर्ष मनाया जाएगा 2026-27 को। इंडोनेशिया में IIM बेंगलोर का कैंपस खुलेगा। ONDC और इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क के बीच सहयोग होगा। भारत और इंडोनेशिया के चुनाव आयोगों के बीच समझौता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भारत में EVM पर सवाल उठाया जाता है कि EVM हैक कर ली जाती है और पता नहीं क्या क्या। इंडोनेशिया ने कहा है कि भारत जैसी EVM हमें भी चाहिए, प्लीज हमें बताइए कैसे बनेंगी। तो हमारा चुनाव आयोग हम उनको बताएगा। ये भारत की ताकत है। तो हमारे यहाँ कितना नेगेटिव कैंपेन चलाया जाता है। आप में से भी कई लोगों को लगता होगा कि हाँ EVM हैक करके बीजेपी जीतती है। आपको तो इतना ब्रेन वॉश कर दिया, लेकिन दूसरा देश देखो कितना चौकन्ना है, कितना वेरीफाइड है कि उसे भारत की टेक्नोलॉजी चाहिए। ये भारत की ताकत है। फिर ये मैंने आपको बता दिया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं और इनका सवांग पोर्ट पर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जो कि हमारे पोर्ट से ग्रेट निकोबार से 160 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये सारी मैंने आपको पिक्चर्स दिखा दी हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। चाइना ने, हाँ, चाइना किस तरह से इन देशों को डराता है। चाइना ने कंडक्ट किया था रेयर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट एंगरिंग पैसिफिक नेबर्स। जितने भी पैसिफिक ओशियन में देश हैं, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, ये सारे हों, इन सबको धमकाने के लिए कभी कभी मिसाइल टेस्ट करता रहता है। तो इसने सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। और नियम यह है कि जब भी आप इस तरह का परीक्षण करते हो तो 48 घंटे पहले आपको सभी देशों को बताना होता है, जो कि इसने बताया नहीं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये प्रोवोएक्टिव एक्ट है। ठीक है, और 48 घंटे पहले बताया नहीं, और ये रियल कंसर्न है। और चाइना हैज बीन इंडोनेशिया, हाँ, चाइना इंडोनेशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है लगातार 11 साल से। फ्रॉम जनवरी टू अगस्त 2024 द बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम रीच्ड $92.7 बिलियन। मैंने कहा ना कि निवेश चाइना सबसे ज्यादा करता है और उनको हथियार भी देता आया है डरा धमका के। ठीक है, हर साल 1.5% इनका ट्रेड बढ़ जाता है। अब इंडोनेशिया ने $9 बिलियन की डील करी थी चाइना के साथ फॉर J-10 फाइटर जेट्स। ये भी इसने करी थी, करनी पड़ गई थी इसे। तो अब हम इसे विकल्प के रूप में अपनी चीजें दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारे साथ ये ज्यादा डील्स करेगा, ऐसी हमें आशा है। तो आप ये समझ पाए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ब्रह्मानंद टेम्पल का मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, यूनेस्को हेरिटेज साइट है ये, यूनेस्को हेरिटेज साइट। इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि ये सागर इनिशिएटिव क्या है। साथ ही मैंने ये भी बता दिया UPI पेमेंट। हाँ, एक चीज रह गई है कि UPI पेमेंट भारत कहाँ कहाँ कर रहा है, किन किन देशों में कर रहा है। देखो, ये UPI कवरेज अराउंड द वर्ल्ड 8 कंट्रीज में चल रहा है अभी। सिंगापुर में, UAE में, फ्रांस में, मॉरिशियस में। गौर से देखना, या तो पड़ोसी मिलेंगे या आइलैंड कंट्रीज मिलेंगे। सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, यहां पर तगड़े तरीके से चल रहा है। और अब कंबोडिया भी जुड़ गया है इस लिस्ट में। ठीक है, एक चीज मैं आपको दिखाऊं, मैं आंकड़ा लेकर के आया था, ये रहा। देखिए, कंबोडिया के बाद इसमें ग्रीस भी जुड़ गया है। 10 हो गए ऐसे देश जहां पर अब ये चल रहा है UPI पेमेंट। जिन देशों से के साथ UPI डिजिटल पेमेंट पर समझौते या इंटीग्रेशन की प्रक्रिया चल रही है अभी, जिनसे बातचीत चल रही है, इंडोनेशिया है, ओमान है, मलेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, फिलीपींस है, जापान है, साउथ कोरिया है, हांगकांग है, ताइवान है। गौर से देखो, ओमान को छोड़ करके सारे देश वो हैं जो पैसिफिक ओशियन के रीजन में आते हैं, और सब के सब चाइना से परेशान है। और ऑलमोस्ट सभी आइलैंड कंट्रीज हैं। ये एक तरीके से बिहेव करते हैं आइलैंड कंट्री की तरह। आप देख रहे हैं किस तरह से खेल चल रहा है। आगे देखिए, ये वो देश हैं जिनके साथ भारत ने लोकल करेंसी में एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमारा रुपया और उनकी लोकल करेंसी में व्यापार होगा, डॉलर में नहीं होगा। मतलब डॉलर में नहीं होगा ऐसा नहीं है, मतलब कोशिश करेंगे जितना लोकल हो सके। रूस, बांग्लादेश, सिंगापुर, देखो सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशियस, ओमान, मलेशिया, कजाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इजराइल, न्यूजीलैंड, केन्या, तंजानिया, युगांडा, बेलारूस, बोत्सवाना, फिजी, म्यांमार, मालदीव, सेशल्स, गुयाना। देख लो, 80% आइलैंड कंट्रीज है। अब आप बताइए किस ओर जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये है डिप्लोमेसी, ये है दूर की सोच। भारत जितने भी कदम उठा रहा है, इनके फल आपको
अगले साल या उसके अगले साल देखने को नहीं मिलेंगे, 10 साल बाद देखने को मिलेंगे। ये है जयशंकर साहब की नीति, मोदी जी की पॉलिसी, अजीत डोभाल साहब का विजन और भारत का जो गौरव है, जो इतिहास है, उसकी भी चमक। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो में मैं आपको समझा पाया हूँगा, और गहराई से अगर बैकग्राउंड आपको चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी किताब आ चुकी है, इसे पढ़ के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हमारी फ़ोटो भी है इस पर, है ना। तो अब मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा को कवर करूंगा, देखता हूं उसमें क्या क्या हुआ है। अगर लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो इस वीडियो से भी परे है तो उसे डिस्कस करेंगे, वरना किसी एक वीडियो में छोटा सा पार्ट लेकर के उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।